नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से भवानी शेरगिल की बॉडी को जिंदल विला में लाया जाता है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी हर्षद की दादी अरुणा जिंदल भवानी शेरगिल को अंतिम विदाई देना चाहती थी, लेकिन पूरा परिवार इस चीज के लिए सहमत नहीं था। तो वह किसी और की मदद के लिए उसे आगे बुलाती है और थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, तुम ही कुछ बोलो इन लोगों से। वह तुम्हारी बेटी थी, तुम्हें तो उसकी आखिरी विदाई दे देनी चाहिए। ये सुनकर वह दोनों बुजुर्ग थोड़े असहज हो गए। मैं अपने रीडर को बता देता हूँ, ये दोनों कोई और नहीं बटर और उसकी वाइफ थी, जिसने भुवानी की माँ बाप की एक्टिंग की थी। वही उन्हें अभी भी खामोश देख अरुणा जिंदल थोड़ी नाराज आवाज में बोली, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? साफ साफ बताओ कि तुम्हें अपनी बेटी की बॉडी चाहिए। उन दोनों मियाँ बीवी को गुस्सा आ रहा था। अगर पहले की बात होती तो वो जरूर दुखी होते, लेकिन जब से भवानी ने उसके बेटे भैरव को मारा था, तब से बटर और उसकी बीवी खुद भवानी को सबक सिखाना चाहते थे। बटल जो अभी भी खामोश खड़ा था, उसे अरुणा जिंदल पर गुस्सा रहा था, क्योंकि दिल ही दिल में तो वह भी यही चाहता था कि भवानी शेरगिल मर जाए। अगर मौका मिलता तो वह ये काम अपने हाथों से करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ये नहीं कर सकता है। इसीलिए वह भी थोड़ी कटोरा आवाज में बोला, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन जब से इसने जिंदल परिवार को धोखा दिया और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा, तब से यह मेरी बेटी नहीं है। ये बहुत पहले ही हमारे लिए मर चुकी है। फिर वो ऑफिसर्स की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इसे ले जाए, हम इसकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही यह सुनकर तो अरुणा जिंदल को विश्वास नहीं हुआ कि भला कोई माँ बाप अपनी ही बेटी को इस तरह से लावारिस कैसे छोड़ सकता है। तब तक मोहन जिंदल भी उन ऑफिसर्स को वहां से जाने का इशारा कर चुके थे, तो ऑफिसर्स उस बॉडी को लेकर वहां से निकल गई। वही भवानी की बॉडी को जाता देखकर अरुणा जिंदल फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति को गुस्से में डांटे हुए बोली, आपने ये क्या किया? उसने हमें बेटी होने का सुख दिया था, हमने उसे इतने साल पाला था, आप इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? अब तो मोहन जिंदल को भी गुस्सा आ गया था, उसके साथ साथ पूरा परिवार भी नाराज था। मोहन जिंदल किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए अरुणा जिंदल को दूर धकेल कर बोले, बस बहुत हुआ अरुणा, मैं तुम्हारी सारी नाजायज मांगी पूरी की है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सच्चाई से मुंह मोड़ लो और लोगों के चेहरे बिना देखे पढ़ पाओ। उसके असली माँ बाप ने भी सच्चाई का साथ दिया और उसे जाने दिया, लेकिन तुम्हारी अंदर तो पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ है, जो तुम ये समझ नहीं रही हो कि उस लड़की ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। सिर्फ उसी की वजह से हमारे दोनों पोते कई बार मौत के मुंह तक पहुंच गए, और हमारे बेटों ने भी कई सारी प्रॉब्लम्स सहन की है। वह तो पूरे जिंदल परिवार की मौत के पीछे पड़ी हुई है, और तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। तुम्हें बस यही नजर आ रहा है कि उसने तुम्हें बेटी का सुख दिया और तुमने उसे पाल पोष के बढ़ा लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए बाकी परिवार की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। अब तो मुझे भी सच में अफसोस होता है कि जब तुमने उसे घर लाने की बात की तो मैंने मना क्यों किया? तभी उसे यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए था। फिर उंगली दिखाते हुए आगे सबकी ओर देखकर बोले, खबरदार, उस घटिया लड़की की बात इस घर में किसी ने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बातों में एक चेतावनी भरी नजर आ रही थी। वो एक नज़र अपनी बीवी की ओर डालकर वहां से चले गए। वहीं उनकी इतनी गुस्से में बातें और उनका रूखा बिहेवियर देखकर तो एक पल के लिए अरुणा जिंदल भी डर गई, क्योंकि आज तक उनके पति ने कभी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करें, और अरुणा जिंदल अपनी नमः नजरों से बाकी के परिवार वालों को भी देखती है। हालांकि उसके दोनों बेटे को एक्सप्रेशन नहीं देते और वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी दोनों बहुएं सच में नाराज थी। वह अरुणा जिंदल को इग्नोर करते हुए अंदर चली गई। फिल्म कौन सी माँ अपने बेटे के ऊपर बने हुए खतरे को रिस्पेक्ट देगी? उनकी नजरों में तो भवानी शेरगिल का अंत से भी बुरा होना चाहिए था। आखिरकार उसने कई बार हर्षद और आकाश को मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि छोटे से ज्ञान को भी नहीं छोड़ा था। कई बार उसने उसके साथ भी साजिश रची थी, लेकिन जिंदल परिवार ज्ञान को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि वह सबसे छोटा था और थोड़ा इमेच्योर था। इसलिए भवानी शेरगिल को ज्यादा मौके नहीं मिले उसे नुकसान पहुंचाने के। दूसरी ओर भवानी शेरगिल की बॉडी को सभी ऑफिसर्स एम्बुलेंस से ले जा रहे थे। तभी कुछ कार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया
और आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। वहां बैठा आर्मी ऑफिसर्स भी ज्यादा नहीं थे, क्योंकि यहाँ कोई कीमती खजाना नहीं था जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, इसीलिए वो लोग ज्यादा ऑफिसर के साथ नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में ज्यादातर लोग घायल हो गई। कार से कुछ लोग निकले और भवानी शेरगिल की बॉडी को अपने साथ लेकर निकल गए। कोई नहीं जानता था कि यह काम किसने किया है और क्यों भवानी शेरगिल की बॉडी को वापस ले जाया गया, लेकिन यह हादसा इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक ऑफिसर जो खुद को बहुत मुश्किल से होश में रख पा रहा था, उसने अपने हाई ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी ही देर में उन लोगों को बचा लिया गया और आर्मी अस्पताल में ले जाया गया। मिलिट्री हॉस्पिटल में उनके जैसे ही इलाज हुआ, तुरंत वहां पर हर्षद जिंदल आकाश जिंदल के साथ पहुंच गया और उन ऑफिसर्स के साथ बातचीत की, लेकिन कोई क़यादत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उन लोगों को पता था कि अब इस बारे में उन्हें हर्षवर्धन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इसीलिए वह तुरंत अपने ऑफिस में गए और उन्होंने हर्षवर्धन को सारी सिचुएशन बता दी। हर्षवर्धन जो आजकल अपनी बीवी को कुछ ज्यादा ही लाड लड़ा रहा था, जब से उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी तब से वह अभी भी अपनी बीवी को बाहों में पकड़े हुए सोफे पर बैठा था। जब उसे यह सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा। उसने बस ऑर्डर दे दिए कि सारी चीजों पर करीब से ध्यान रखा जाए और आगे कोई भी बात लीक ना हो। फोन रखते ही उसने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी छोटी सी बीवी को दे दी। अनाया पहले थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक डेड बॉडी को ले जाने का क्या मतलब है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी डेड बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। तभी हर्षवर्धन भी कुछ सोचते हुए अनाया की ओर देखकर बोला, क्या ये सब कुछ उसके असली पिता से जुड़ा हुआ है? क्या उसकी डेड बॉडी में कुछ हिस्सा है जो उसके पिता को चाहिए होगा? ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भवानी शेरगिल कुछ ज्यादा ही बेवकूफ थी। इसका बहुत पहले ही उसे सब कुछ छिन चुका है और वह अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। उसने खुद की असलियत बहुत कम ही भवानी के सामने रखी, यहाँ तक कि दुनिया के लिए भी भवानी उसकी एक सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं थी। और यही सच था, इसलिए उसे मास्टरमाइंड के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला। अनाया अभी भी कुछ सोच रही थी, तभी अनाया की नजरें अनायास ही कैलेंडर पर चली गई। कैलेंडर पर डेट देखते ही उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। वो हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ तो छूट रहा है और वो हम देख नहीं पा रहे। ये सुनकर हर्षवर्धन भी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यह सारी चीज टेररिस्ट अटैक से जुड़ी हुई होगी। अनाया ने इस बारे में बहुत सोचा था। उसने काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी, जिस वजह से सबको लग रहा था कि हमला टल गया है। लेकिन उसने खुद महसूस किया है कि जब से उसका रिबॉर्न हुआ है, उसने कई सारी चीज बदल दी है और उसके परिणाम भी बदल चुके हैं। जहां पिछले जन्म में हर्षवर्धन बहुत पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन इस लाइफ में वो जिंदा था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी पिछले जन्म में मारे जा चुके थे, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए अनाया नहीं थी। लेकिन इस जन्म में बहुत कुछ बदल चुका है और हर्षवर्धन के जिंदा रहने से दुनिया की इकोनॉमी में काफी बदलाव आया ये। और कई सारी घटनाएं ऐसी भी है जिसमें बदलाव हुआ है। तो अनाया पहले ही जान चुकी थी कि जो कुछ भी उसके पिछले जन्म में हुआ था, उससे कई सारी चीज बदल चुकी है, जिसमें कुछ अच्छे बदलाव है तो कुछ खतरनाक बदलाव है। क्योंकि अनाया ने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया है कि वह दुनिया से 50-60 साल आगे जी रही है। हालांकि लोगों की भलाई के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी अभी भी खुफिया ही थी। क्या अनाया जान पाएगी कि भवानी की बॉडी को कौन ले गया और क्यों ले गए? क्या कोई नया दुश्मन आएगा सामने? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया अपने पिछले जन्म में हुई घटनाओं को दोहरा रही थी और सोच रही थी कि इस बार क्या अलग है। तो कई सारी घटनाएं बदल चुकी थी, इसी वजह से परिणाम भी बदल सकता है। लोगों के काम और उनकी सोने के तरीके भी बदल सकते हैं। ये सब कुछ सोचकर अनाया हर्षवर्धन को देखकर गंभीर आवाज में बोला, हर्ष, अपनी किंग की पहचान का उपयोग करो और पता लगाओ कि जो हथियार बॉर्डर के पार आने वाले थे वह सारे नष्ट हो चुके हैं, या फिर अभी भी कुछ हथियार ऐसे हैं जो बॉर्डर के इस पार आ चुके हैं। फिर वह पास पड़े हुए कैलेंडर को घूरते हुए हर्षवर्धन का हाथ जोर से कसकर पकड़ लेती है और खोई हुई आवाज में बोली, हो सके तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज रात तक पता कर लो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
अनाया की ऐसी सीरियस बात और उसे खोया हुआ देखकर हर्षवर्धन मामले की गंभीरता को समझ गया। वह पहले ही समझ चुका था कि अनाया के कहने का मतलब क्या है। जाहिर सी बात है, मिलिट्री और स्पेशल फोर्स पर पहले ही आतंकवादियों की नज़र थी, यहाँ तक कि उसने कई सारे ऑफिसर को खरीद भी लिया था और बची कूची कसर स्लीपर सेल्स पूरी कर रहे थे। स्लीपर सेल किसे कहा जाता है? जो आम नागरिक की तरह देश में रहते हैं और देश के अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं, लेकिन उनके दिल में देश के खिलाफ बहुत सारी नाराजगी और नफरत होती है, जिसका इस्तेमाल करके अंत तक वीडियो उनके ब्रेन वॉश कर देती है और फिर वो उनके लिए काम करने लगते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना नामुमकिन है और अनाया किसी को सूचित नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये काम हर्षवर्धन को दे दिया। हर्षवर्धन ने भी देरी नहीं की और तुरंत रजत को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए और यह काम करने के ऑर्डर दिए। वहीं अनाया अभी भी खोई हुए कैलेंडर को देख रही थी, अपने पिछले जन्म में देखे हुए हत्याकांड को याद कर रही थी। उसने इस आतंकवादी हमले को बहुत नज़दीक से देखा था, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी मेमोरी थी। हालांकि वह उस ब्लास्ट की चपेट में नहीं आई थी, लेकिन कई सारे लाशों के ढेर को उसने देखा था जैसे कल की ही बात हो, और वह इस मंजर को भूल नहीं सकती थी। हालांकि तभी वह काफ़ी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन किसी आदमी को बिना वजह मरने देना उसके उसूलों के खिलाफ था। उसने पिछले जन्म में पूरी न्यूज़ को बहुत अच्छा सा फॉलो किया था, इसलिए उसकी कमज़ोर शरीर की वजह से ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। और कपूर परिवार की सौतेली माँ बेटी के लिए भी अनाया कचरे की तरह बेकार थी, और उसका नाम का वह पति, उससे भी अनाया से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए अनाया ने पिछले जन्म में कमज़ोरी के अलावा बस एक ही चीज़ की थी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। यही वजह थी अनाया इस जन्म में इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करने में समर्थ थी। फिर वो गहरी आवाज़ में बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए वो बोली, अगर हथियार देश के अंदर आ गए होंगे तो बहुत बड़ा कत्लेआम होगा, बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी, बिना वजह कई सारे लोगों का खून बहेगा। ये सुनकर हर्षवर्धन को समझ आ गया कि बात कितनी गंभीर है, लेकिन उसे आज तक ये पता नहीं चला कि उसकी बीवी हर सिचुएशन के लिए इतनी अच्छी से प्रिडिक्ट कैसे कर लेती है। इसमें कई सारे हादसे से तो ऐसे थे जिस बारे में इंफॉर्मेशन निकालना किसी के भी लिए नामुमकिन था, लेकिन इतना भी सोचे इस बारे में हर्षवर्धन को अभी भी पता नहीं था। लेकिन हर बार वो बस थोड़ा चौंक जाता था, क्योंकि इतनी पावर होने के बाद भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसे भी नहीं मिलती थी। अगले दिन सुबह सुबह हर्षवर्धन का फ़ोन बजा। फ़ोन पर सेक्रेटरी रजत की परेशान आवाज़ आई, बॉस मुझे कुछ पता चला है। हर्षवर्धन, जो अपनी बीवी को बाहों में लेकर अभी भी सोया हुआ था, वह गंभीर आवाज में बोला, बताओ क्या बात है? सामने से रजत गंभीर आवाज में बोला, वह बॉस आपने जिस बारे में पता लगाने को कहा है वह पता चल चुका है। आपका शक सही था, मिलिट्री ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाया गया था। उस दिन वह लोग असली हथियार पहले ही बॉर्डर पार करवा चुके थे। वह बस मिलिट्री ऑफिसर से दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ड्रामा हुआ था, जिसमें कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। ये सुनकर हर्षवर्धन तुरंत गंभीर आवाज में बोला, क्या खबर पक्की है? तो रजत भी संतुष्ट आवाज में बोला, जी किंग, खबर बिल्कुल पक्की है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हथियारों के सोर्स के बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम ये तक नहीं पता कर पा रहे हैं कि अटैक कहाँ होने वाला है और हथियार कौन कौन से हैं और कितने हैं। और इस बात को काफ़ी दिन बीत चुके हैं जितना हमने इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। मुझे लगता है कहीं हमें हथियार खोजने में देर ना हो जाए और आतंकवादी अपने प्लान में कामयाब ना हो जाए। हर्षवर्धन पहले ही अंडरवर्ल्ड किंग था, लेकिन वह अपने देश से बहुत प्यार करता था, खास करके उसके हाथों में कभी भी कोई मासूम की जान नहीं रोकते। हे बन, वह इन सबको लेकर काफ़ी तक था, इसलिए वह ऑर्डर देते हुए बोला, पता करो, मुझे जल्द से जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे कितनी भी ताकत लगानी पड़े लगाओ, लेकिन मुझे सभी हथियारों का ठिकाना चाहिए। तभी एक धीमी मगर कर्कश आवाज़ हर्षवर्धन के कानों में पड़ी। उसके साथ साथ सेक्रेटरी रजत भी उस आवाज़ को सुन रहा था। यह कोई और नहीं अनाया थी, जो गंभीर आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, तुम इस बारे में कोई कदम नहीं उठाओगे, ना ही इस बारे में पता लगाए जब तक तुम्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन ना मिले। तब तक कुछ खास ट्रेन लोगों को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहो और सबको सतर्क रहने को कहना। अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन कोई भी पकड़ नहीं जाना चाहिए। इतना बोलकर वह फोन काट देती है। वही हर्षवर्धन अभी भी कंफ्यूजन में अपनी बीवी को देख रहा था, जो अभी भी बिना कपड़ों के उसकी बाहों में थी, और इस अचानक खड़े होने से उसके कमर के ऊपर के नीचे से चादर नीचे खिसक चुकी थी और उसके ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों के हर्षवर्धन के सामने था, जो उसे ऐसी हालत में भी लास्ट भरी नजरों से देख रहा था। हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में कसके उसके ऊपरी हिस्से को सहलाते हुए बोल, बीवी तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो? तो अनाया गहरी आवाज में बोली, ये जितना दिख रहा है आतंकवादी हमला इतना सरल भी नहीं है। क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी वह लोग हथियार लाने में कामयाब रहे, यहाँ तक कि वह लोग तुम्हारे आदमियों से हथियार छुपाने में भी कामयाब रहे। हर्षवर्धन भी इस बात से थोड़ा परेशान था, लेकिन उसे लगा कि यह कोई ताकतवर आतंकवादी होगा, इसलिए इतनी आसानी से बच गया। लेकिन अनाया जानती थी ये सच नहीं है। अनाया हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए बोली, यह कोई आतंकवादी का काम नहीं है, ये स्लीपर सेल्स का काम है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, मतलब क्या है? तो अनाया उसे डिटेल में बताती है कि किस तरह से देश की प्रति हुई नाराजगी को आतंकवादी लोग देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों को खोजते हैं जो कानून व्यवस्था से बुरी तरह से टूट चुके हो और जो किसी न किसी से बदला लेना चाहे हो, और बाद में वह इस देश को बर्बाद करने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। पूरी बात समझने के बाद हर्षवर्धन भी परेशान हो गया। वह अनाया की ओर देखकर बोला, बीवी जो तुमने कहा है वह सच है तो यह मामला काफी गंभीर है, हमें जल्द से जल्द इस बारे में पता करना होगा। अनाया भी हर्षवर्धन की बात से सहमत थी। हर्षवर्धन तुरंत अपनी बीवी को बाहों में लेते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उन दोनों ने ही हल्का फुल्का प्यार करते हुए स्नान किया और तुरंत तैयार हो गए। हालांकि अनाया की पूरी बॉडी अभी भी दर्द कर रही थी, क्योंकि उसका हैंडसम हस्बैंड कल पूरी रात उसे सता रहा था, लेकिन फिर भी वह इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वह ब्रेकफास्ट करने के बाद हर्षवर्धन को अलविदा कहते हुए तुरंत वहां से निकल गई। आज उसे कुछ खास चीजों का पता करना था, लेकिन जाने से पहले उसने हर्षवर्धन को हिदायत दी कि इस बात को ज्यादा ना फैलाए, क्योंकि अगर किसी गद्दार के हाथों इन्फॉर्मेशन लग गई तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और बाद में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर्षवर्धन भी इस कम को अहमियत देता था। उसने आज ऑफिस का काम छोड़कर इस बारे में पता करने के लिए क्लब हाउस में विक्की को बुलाया। उसके साथ साथ मल्हार राणा भी आया हुआ था और पीछे के रास्ते से हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल आए हुए थे। हर कोई गंभीर होकर बैठा था। क्या नतीजा निकलेगा मीटिंग का? कितने लोग मारे जाएंगे और क्या अपने फ्यूचर में बदलाव करने से अनाया पड़ेगी मुसीबत में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।